देखो आज वैसे मैं पॉलिटी शुरू करने वाला था, बोला था टॉपिक, लेकिन टॉपिक से पहले फिर मुझे लगा कि पहले सिलेबस थोड़ा सा बताना और उस पर डिस्कस करना जरूरी है। प्रीवियस पेपर में कौन से सवाल आए, क्या है, उस पर डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, तो आज भी मैं पहले एक बार सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं। प्री के सिलेबस पर, मेंस के सिलेबस पर बात करेंगे। और प्री का से आज मैं प्री के क्वेश्चंस नहीं लेकर आया हूँ, मेंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ना। प्री के सवालों की संख्या भी ज़्यादा थी। कितने सवाल आए थे पिछली बार? 2021 में टोटल सवाल कितने थे पॉलिटी के? बता दिया था मैंने। पॉलिटी के कितने सवाल आए थे? राजस्थान पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी के मिलाकर टोटल सवाल कितने आए थे 2021 में? आज ऐसे कौन कौन है जो पहली बार क्लास में आए? एक बार हाथ खड़े कीजिए जो पहली बार ही क्लास में है। आपकी पहली क्लास है? अच्छा, ठीक है, 3 लोग यहाँ पर हैं, है ना। तो मैंने 2 क्लास बता दी, वो मैंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दी है। 3 दिन का हमारा डेमो क्लास था, तो डेमो क्लास वाली जो सारी की सारी क्लासें थी, 3 जिन भी टीचर्स की चल रही थी, वो हमने एज ए डेमो यूट्यूब पर भी अपलोड किया। तो आप कभी भी उसको वापस देख सकते हैं। जो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी वो डेमो होगी, आपके लिए तो डेमो हो ही रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो हमने 3 दिन की क्लास, और इसके बाद जो भी टीचर्स भी आएंगे उनके हम शुरू की 3 क्लास कोशिश करेंगे भी सारी की सारी यूट्यूब पे अवेलेबल हो, ताकि किसी को कोई इशू नहीं हो। भी ऑनलाइन भी अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो उसको कोई इश्यू नहीं हो कि भाई टीचर्स कैसा पढ़ा रहेंगे, सभी टीचर से सारे के सारे परिचित होंगे। ठीक है, 23 प्रश्न आए थे। कितने आए थे? 23। पॉलिटी में प्री एग्जाम में 23 प्रश्न आए थे। अभी हम डिस्कस करेंगे किस किस तरह से वो प्रश्न आए थे। तो आज हमारा जो मेनली है, एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके जब आगे हम पढ़ाएंगे तो आपके माइंड में सारी की सारी चीजें क्लियर रहे कि हाँ, जिस तरह से सिलेबस है लगभग लगभग उसी तरह से चल रहे हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैं सिलेबस से थोड़ा सा हटकर भी करूंगा। हो सकता है आपको सिलेबस में वो सीधा सीधा पॉइंट नहीं लिख रखा हो, और हो सकता है वहां से सवाल भी नहीं आए, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, चीजों को अच्छे से जानने के लिए, एज ए नॉलेज, हो सकता है कि वो एग्जाम में इस सब्जेक्ट में नहीं पूछे, कहीं और तरीके से भी पूछ ले, या फिर नहीं भी पूछे तो किसी और एग्जाम में आए। इसलिए हम उन टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे जो हो सकता है सीधे सीधे हमारे आरएस के सिलेबस में नहीं हो। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना। तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे कुछ सिलेबस में जो रहे। ऐसा नहीं कि आरएस का सिलेबस का मतलब सारी की सारी चीजें आ गई होगी, कुछ चीजें हम एक्स्ट्रा भी करेंगे। और पॉलिटी ऐसा विषय है जो करंट से भी जुड़ता है ना। पॉलिटी ऐसा विषय है जिसके बारे में आप रोज अखबार में कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे। आप प्रधानमंत्री के बारे में लगभग लगभग रोज पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में रोज पढ़ते हैं। संसद का सेशन चलता है तो रोज न्यूज में संसद की खबरें भी आएगी, न्यायपालिका की खबरें भी आती होगी, है ना। संसद, विधानसभा, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सब की खबरें। अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ तो लगभग राष्ट्रपति पे काफी सारा आया था। तो पॉलिटी ऐसा विषय, पॉलिटी मतलब एक तरह का जीवंत विषय है जो डेली लाइफ से भी जुड़ेगा। और एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है, जब एग्जाम में सवाल पूछे तो कहीं ना कहीं करंट से उसका रिलेटेड रहा। तो मैं कई बार कुछ क्लासें बिल्कुल कोई करंट इश्यू आएगा उस पर भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, वो थोड़ा सिलेबस से हटकर हो सकता है, लेकिन उस पर डिस्कस करेंगे तो आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से आएगी। चलो पहले हम सिलेबस पर डिस्कस करें। ये सामने आपके जो है वो प्री का सिलेबस रख रखा है। सिलेबस सबने देख रखा है? सिलेबस सबके पास है क्या अभी? ठीक है, जिसके पास नहीं है हम कोशिश करेंगे हम अवेलेबल करवा देंगे, है ना। एक बार जब पूरा एडमिशन हो जाए आपको एक ग्रुप बना देंगे, ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती जाएगी, और बाद में आप धीरे धीरे आपको और भी जो शीट्स मैटर जो भी मिलना है हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है, आज मेरे ख्याल से जो शुरू से आ रहे हैं उनके लास्ट डेमो क्लास है। ठीक है, तो जिन्होंने भी सोच लिया है, मन बना लिया है कि एडमिशन लेना है, कोशिश करना है कि आज जाते हुए आप एडमिशन ले लें, या सुबह जल्दी आए और एडमिशन ले, ताकि हमारी टाइम से सारी क्लासेस शुरू हो सके। ठीक है, कल से कोशिश करेंगे आपको जो भी जरूरी शीट्स हैं वो शीट्स आपको उपलब्ध करवा देंगे जो आपके लिए होगी। ठीक है, और बाकी ग्रुप पे आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन, कुछ एक दिन पहले की कोई चीज होगी तो आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देंगे। ये अपने भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, प्री का सिलेबस पहले आपके सामने रख रहा हूं। क्या क्या आ रहे हैं? भारतीय संविधान, पहला तो लिखा है दार्शनिक तत्व। दार्शनिक तत्व में यहां पर क्या लिखा हुआ है? लगभग लगभग जो जो पॉइंट लिख रखा है, पॉसिबिलिटी है कि प्री एग्जाम में वहां से एक एक सवाल बनता ही है ना। तो देखो, संविधान सभा, लगभग लगभग इस बार संविधान सभा से कोई सवाल था भी सही, और उसको डिलीट भी किया बाद में, है ना। वो कुछ सभाओं वाला था, उनको सवाल को बाद में आरपीएससी ने डिलीट भी कर दिया था। भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन। अभी हम मेंस का सिलेबस भी देखेंगे। मेंस का सिलेबस भी लगभग लगभग इसका पूरा का पूरा कॉपी है। उसके बाद उद्देशिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उद्देशिका से हर बार सवाल आ रहा है, प्री में भी सवाल आ रहा है, मेंस में भी सवाल आ रहा है। मेंस में पिछली बार भी 2 नंबर का सवाल आया था, इस बार भी 2 नंबर का सवाल आया था। सिंपल सा पेपर देखा क्या आपने? है ना। मैं कोशिश करूंगा आपको
सिलेबस के साथ अभी प्री का और मेंस का पेपर भी आपके साथ होना चाहिए, प्री और मेंस का पेपर भी आपको अवेलेबल करा देंगे। ये कम से कम पिछला एक पेपर तो होना चाहिए, पिछला एक पेपर अगर हमारे पास है तो उससे काफ़ी कुछ आइडिया हमें रहता है। मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ऐसा हो सकता है मूल अधिकार क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम की दृष्टि से भी, और एज ए सिटीजन नागरिक के तौर पर भी हमें अपने सारे अधिकार राइट्स पता होना चाहिए। आपको लाइफ में बहुत काम आएंगे, प्रशासक बनने के बहुत काम आएंगे। प्रशासक बनने के बाद आप क्या करोगे? आपके काम नहीं आएंगे। प्रशासक बनने के बाद आपको अधिकार नहीं मिलेंगे कि प्रशासक अधिकार किसको मिले हुए हैं? आपने पढ़ा होगा अधिकार मिले हुए नागरिकों को, किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध, ये पढ़ा होगा। जब आप प्रशासक चले जाएंगे तो आप राज्य बन जाएंगे, आप राज्य का हिस्सा बन जाएंगे। यानी कि मूल अधिकार आपके लिए नुकसानदायक साबित होंगे बाद में। जब आप प्रशासक बन जाएंगे तो नागरिक आकर आपसे अधिकार मांगेंगे, वो आपके विरुद्ध हो जाएंगे, लेकिन आपको अधिकार पता होना चाहिए कि इसका अधिकार कहाँ तक है और मेरा अधिकार कहाँ तक है। ठीक है, ये मूल अधिकार नागरिकों के लिए है, प्रशासकों के लिए नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मूल अधिकार बहुत काम आने वाले हैं। हर कोई मूल अधिकार आकर आपको बताएगा ये मेरा मूल अधिकार है, मेरा ह्यूमन राइट्स है और मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ये नागरिकों के काम का है। जब आप प्रशासक बन जाएंगे तो ये वाले जो हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपके काम के हैं। ये आपको, ये राज्य के लिए है, जो राज्य की ड्यूटीज है, आप राज्य का हिस्सा बनेंगे प्रशासक के तौर पर, ये आपके काम करने होंगे। ये दो ऐसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं पॉलिटी के हिस्से में। आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, दोनों के दोनों टॉपिक, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, बहुत अच्छे से हम इसको करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा अगर मज़ा आता है पढ़ाने में पॉलिटी में तो यही दो टॉपिक है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि सीधा सीधा जनता से कनेक्ट करते हैं। मूल अधिकार भी जनता से कनेक्ट करते हैं, नागरिकों से कनेक्ट करते हैं। और हर थोड़े दिनों में आप जब एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आपका बिल्कुल पढ़ने के बाद आपके कंसेप्ट ऐसे क्लियर होंगे। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे आपका दिमाग सीधा जाएगा कि कौन सा मूल अधिकार यहाँ पर आ रहा है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व आ रहा है। कोई सी भी योजना आएगी तो आपके दिमाग में आएगा कि भी कौन सा नागरिकों को मूल अधिकार के लिए किया जा रहा है, कौन सा नीति निर्देशक तत्व के लिए किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक है मूल कर्तव्य। प्री में, मेंस में सवाल इतने नहीं आते हैं मूल कर्तव्य से संबंधित, लेकिन प्री में लगभग हर बार एक सवाल मूल कर्तव्य से पूछ लिया जाता है। तो जो सीधा सीधा टॉपिक दिया जा रहा है, यहाँ से सीधे सीधे सवाल एक एक पूछा भी जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, फिर यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर दार्शनिक तत्व हो गए। इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम में सारा जो हमारी शासन व्यवस्था है उसका यहाँ ऐसा विजिबल हो रहा है आपको। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, क्लियर है सबके? कोई ऐसा है जिसको कि जुडिशियल रिव्यू क्लियर है पूरा? जुडिशियल रिव्यू का मतलब समझ में आता है? किस किस को पहले से पता है? न्यायिक समीक्षा, किस किस को पहले से पता है कि मुझे न्यायिक समीक्षा के बारे में आता है? इस बार बहुत अच्छा सवाल मेंस में आया हुआ, अभी देखेंगे इसको। किसी को आइडिया है? क्योंकि सरकार के और न्यायपालिका के बीच में लगातार इस पर टक्कर चलती रहती है ना, न्यायिक समीक्षा, इसलिए सवालों में भी रहता है। अभी सवाल इसके लिए मेंस में पूछा गया, बहुत अच्छे। न्यायिक पुनरावलोकन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्री में भी बहुत सारे सवाल आते हैं, मेंस में भी इसके बारे में सवाल पूछा जाता है, और ये तो समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। इसके बाद ये संस्थाओं के बारे में, सारी की सारी संस्था, इस बार आप प्री का पेपर देखना और मेंस का पेपर देखना, दोनों में एक सवाल कॉमन आ गया। अगर आपने प्री अच्छे से पढ़ लिया, उसका आंसर देख लिया, तो ये 2 नंबर का सवाल प्री में सवाल का उत्तर दे रखा था और मेंस एग्जाम में वही सवाल पूछ लिया गया। प्री एग्जाम में एक सवाल पूछा गया निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद 103 को लेकर, उसमें लिख रखा था कि अनुच्छेद 103 के अनुसार ऐसा होता है, ठीक है, और वही सवाल वापस मेंस में पूछ लिया गया 2 नंबर का। अगर किसी ने वो नहीं पढ़ा तो शायद किसी के लिए आर्टिकल अनुच्छेद 103 के बारे में जानकारी होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नॉर्मली हम पढ़ाते तभी 103 को इतना वेटेज नहीं देते, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन ये सवाल प्री में पूछा गया और यही सवाल वापस कॉपी करके कहाँ पर आ गया? जिन्होंने प्री में, मान लो हो सकता है प्री में आपका वैसे तो बहुत इजी सवाल था, वो आराम से हो जाता है, सबको पता रहता है। 103 के बारे में नहीं पता, लेकिन जो लैंग्वेज थी उसके बारे में सबको पता है। अगर आपने वो प्री में सही किया होगा तो 2 नंबर सीधे सीधे मेंस में भी इसमें हो जाता है। ठीक है, मेंस में जो सवाल पूछा गया, अभी अब इस पर डिस्कस करेंगे। मेंस में जो सवाल पूछा गया, अगर आपको प्री का आइडिया नहीं था तो वो मेंस का सवाल आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको ये आइडिया था कि ये सवाल प्री में पूछा गया और उसका आंसर क्या था, तो पूरे 2 नंबर लेकर जाओगे आप। मतलब ये मैंने भी देखा, बहुत प्री में पूछ लिया गया और वापस मेंस में भी पूछ लिया गया, है ना। ये ऐसा बहुत रेयर होता है कि प्री में पूछ लिया गया, प्री में जो सवाल था वो मेंस में उस सवाल का आंसर था। प्री का जो सवाल था वो सवाल आप लिख दोगे तो उसका मेंस का आंसर हो जाएगा, इस तरह का सवाल था। ठीक है, ये संस्थाओं के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसके बारे में भी सवाल आया था यहाँ पे। नीति आयोग का
10 नंबर का सवाल बना था, नीति आयोग से और योजना आयोग से 10 नंबर का सवाल बना था मेंस में। केंद्रीय सतर्कता आयोग पिछली बार सवाल बना था, केंद्रीय सतर्कता आयोग से पिछली बार मेंस में सवाल। मतलब ये ऐसे टॉपिक है जहां पर यहाँ से फिक्स है, मेंस में सवाल बन रहे हैं, प्री में भी सवाल बन रहे हैं। फिर लोकपाल है, केंद्रीय सूचना आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसके बाद ये टॉपिक है संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक गठबंधन सरकार है, राष्ट्रीय एकीकरण, है ना। ये अलग से थोड़े से टॉपिक लिखे हुए हैं। इसके बाद ये इंडियन पॉलिटी हो गई। ये जो है वो राजस्थान पॉलिटी है, जो राजस्थान में आते हैं। राज्य की राजनीतिक व्यवस्था, जैसे वहां पर राष्ट्रपति वगैरह है। ये बार बार यहाँ घूम रहा है, इसको थोड़ा सा, यहाँ क्यों आ रहा है ये। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय। प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं। संस्थाओं में देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग आ गया, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग। जो संस्थाएं केंद्र में है वैसी की वैसी सारी की सारी राजस्थान में आ गई। लोक नीति और अधिकार, ये एक थोड़ा सा नया टॉपिक है, ठीक है। ये राजस्थान जो पॉलिटी है ये पूरी की पूरी कौन करवाएंगे आपको, ये मैं नहीं करवाऊंगा, अर्जुन जी सर जो आएंगे वो फ्राइडे सैटरडे। इस बार संडे को आपकी क्लास नहीं रहेगी, संडे को हमने एक सेमिनार और रखा है। मैं कोशिश करूंगा बाद में कि हम रेगुलर किसी टॉपिक पे, जैसे मैंने एक टॉपिक रखा कितना मुश्किल कितना आसान, ऐसे रैंडमली हम किसी न किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जब संडे को आपकी क्लासेस होगी, एक्स्ट्रा क्लासेस, उस दिन मैं 1 घंटे की एक क्लास रखूंगा और बहुत सारे इश्यूज हैं उन पे हम क्लास से हटकर, सिलेबस से हटकर कुछ ऐसे पॉइंट्स पर जो हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होगा उस पर हम अलग से डिस्कस करते रहेंगे। हर संडे को आपकी ये क्लास मैं कोशिश करूंगा रखूंगा। इस बार वो क्लास नहीं है क्योंकि इस बार हम एक सेमिनार रख रहे हैं। ये 1-2 हमारे बैचेस शुरू हो जाए उसके बाद हम संडे को एक फिक्स क्लास रखेंगे। कोई ऑनलाइन भी कोर्स ज्वाइन कर रहा है तो ऑनलाइन में भी आप संडे के दिन कोशिश करना कि यहाँ आकर वो क्लास ज्वाइन करो, वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। असली चीज़ है, आप चाहे कितना ही पढ़ लो लेकिन अंत में जो काम आएगी ना वो छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज आपके काम आएगी। वो अगर आपने पकड़ लिया तो आप बहुत एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे यहाँ पर। तो राजस्थान पॉलिटी अर्जुन जी पढ़ाएंगे ये पूरा टॉपिक। ये जो राजस्थान पॉलिटी वाला हिस्सा है, इंडियन पॉलिटी वाला जो पूरा हिस्सा है वो एज इट इज मेंस में आपको मिल जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये आज अंदर कैसे आ रहे हैं, काफी आ रहे हैं ऐसे, है ना। हाँ, इसको बंद कर दो, एक तो ये खिड़की खुली है, इसको बंद कर दीजिए। गेट से भी आ रहे हैं, गेट को भी एक बार बंद कर दीजिए, अब निकल नहीं पाएंगे ना ये। चलिए, आज इसको चालू नहीं किया होगा, हाँ कोशिश करना इसको आज ही सोल्व करके इसको भी चालू कर देंगे। ये इंडियन पॉलिटी है, एज इट इज आपको मेंस में सिलेबस मिलेगा पॉलिटी में। लेकिन जो ये राजस्थान पॉलिटी का है ये कहां पर है, ये पब्लिक एड का हिस्सा है, ध्यान देना। ये आपको पॉलिटी में नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपको कहां पर मिलेगा, ये लोक प्रशासन के जो अपना सिलेबस है पेपर 3 में ही, जो यूनिट है ना, अपनी यूनिट 2 है, पब एड का ये सिलेबस है, ये पॉलिटी का हिस्सा नहीं है। तो ये वाला टॉपिक हम अपने जो पब एड के टीचर आएंगे उनके लिए छोड़ देंगे, वो करवा देंगे इसको, ठीक है। या फिर हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे पब एड वाले में, ये पूरा पूरा पोर्शन आपके पब एड में आएगा। तो ये हो गया पॉलिटी का यहाँ पर प्री का सिलेबस। इसके बाद हम आ रहे हैं यहाँ पर एक बार मेंस का सिलेबस देख लेते हैं। कोई अंतर नहीं है प्री के सिलेबस में और मेंस के सिलेबस में कोई भी अंतर नहीं है, हानि है। हमें सारी की सारी सेम चीजें पढ़नी है। अब यहाँ पर अंतर क्या होगा हमारा, हमें फैक्ट सारे पढ़ने पड़ेंगे। प्री के हिसाब से सारे के सारे फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मेंस के हिसाब से सिर्फ आपको राइटिंग स्किल सीखनी है और कुछ भी नहीं करना है। आपने फैक्ट्स पढ़ लिया, मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ राइटिंग स्किल पर कोशिश करेंगे, है ना। अगले 1 हफ्ते से हम आपको शीट देना शुरू करेंगे जहां पर आपको आंसर्स लिखाएंगे। जो पिछले हफ्ते पढ़े हैं उसकी एक शीट बनेगी। शीट बनने पर आपको 2 नंबर के, 5 नंबर के, 10 नंबर के सवालों की प्रैक्टिस भी शुरू करवा देंगे। आपको लिखना भी आना चाहिए, वो आपके लेखन शैली में लगातार सुधार करेगा, ठीक है। तो वो शीट भी आपकी शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि किसी दिन सिर्फ 1-1 सवाल की प्रैक्टिस करनी, 1-1 सवाल काफी होता है। हम हर हफ्ते में हर सब्जेक्ट के 1-1 सवाल की प्रैक्टिस भी करेंगे, 2 नंबर की, 5 नंबर की, 10 नंबर की, क्योंकि आपके लिए सिर्फ वो 1-1 सवाल हो सकता है। हमें चेक करने में काफी इतने कैंडिडेट्स हैं, उनकी सबकी कॉपी चेक भी होगी, ठीक है। उसका भी एक सिस्टम बनाएंगे प्रॉपर, कॉपी चेक होगी, नंबर मिलेगा। कभी ऐसा करेंगे भी एक थोड़े दिन में 1-2 टेस्ट लेने में हमें सारा पता चल जाएगा कौन बहुत अच्छा लिख रहा कौन है। तो इस तरह का सिस्टम बनाएंगे भी, सब एक दूसरे में बहुत बढ़िया सा आसानी से कोऑपरेट करके ये सारी चीजें हो पाएगी। प्री में देखो वो का वही, भारत का संविधान, संविधान का निर्माण, विशेषताएं, संशोधन, मूल ढांचा वही है। वैचारिक सत्य में वही, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीतिक निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य। यहां से एक सवाल हर बार बन रहा है। जो जो हमारा पॉइंट लिखा हुआ है हर पॉइंट से 1-1 सवाल यहां पर जरूर आ रहा है। इस पॉइंट पे बना लो,
इतना बड़ा सिलेबस है लेकिन पॉइंट सही। इस बार यहाँ से एक निर्माण से सवाल आया था, अगर आपने देखा हो तो मेंस में निर्माण से यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया। ठीक है, कई बार मूल ढांचे से पूछ लिया जाता है, संशोधन से पूछ लिया जाता है, लेकिन इस बार जो सवाल पूछा वो कहाँ से पूछा गया, इसके निर्माण से संबंधित। वैचारिक सत्व में उद्देशिका से 2 नंबर का सवाल पूछा गया, पिछली बार भी पूछा गया और इस बार भी पूछा गया। हाँ, उद्देशिका प्रस्तावना, प्रस्तावना को ही उद्देशिका बोलते हैं। ठीक है, प्रियम्बल। मूल अधिकार, मूल अधिकार से भी सवाल बनते हैं, इस बार उद्देशिका से बनता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, वो का वही टॉपिक है जो हमने कहां पर पढ़ा है, प्री में हमने देखा। संस्थात्मक ढांचे है, देखो संस्थात्मक ढांचा को इसने 2 हिस्सों में बांटा है, एक संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, संसद, इस तरह से लिखा है। दूसरा इसने संघवाद को जगह दी है। संघवाद से इस बार जो सवाल आया वो 2 मिक्स करके पूछा गया। नीति आयोग से भी सवाल पूछ लिया गया, नीति आयोग के साथ ही, क्योंकि नीति आयोग सीधा सीधा किससे जुड़ा है, संघवाद से जुड़ा है, तो नीति आयोग और संघवाद दोनों को कंबाइन करते हुए एक सवाल पूछा गया 10 नंबर का। अभी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखो मैंने जहां गोला कर रहा हूं वहां से सवाल पूछे गए, सवाल सिलेबस में से ही आएंगे, सिलेबस से बाहर सवाल नहीं आएंगे। अगर आपने सिलेबस अच्छे से कर लिया है, कंसेप्ट समझ लिया है, उसके बाद आपके लिए मेंस में लिखना मुश्किल नहीं होगा, आपको आंसर पता होगा। हमें कोशिश क्या करनी है, हमें लिखना सीखना है। क्या करना है, मेंस में क्या करना होता है, लिखना सीखना है। कई बार ऐसा सवाल भी आएगा जो आपको उसका 10 नंबर का सवाल आ गया लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पता, हम वैसा भी सीखेंगे। मैंने टॉपर्स की कॉपी से मैंने सीखा है, हम कोशिश करेंगे, हम बहुत सारी टॉपर्स की कॉपी यहाँ चलाएंगे और आपको सिखाएंगे। मैंने टॉपर्स की कॉपी से ऐसा सीखा है, मैंने 2016 में एक गलती करी थी। 10 नंबर का एक सवाल आया था, मुझे उस सवाल के बारे में 3 फैक्ट पता थे, सिर्फ 3 फैक्ट। सवाल थोड़ा कठिन था, कितने फैक्ट पता थे, उस 3 फैक्ट को मैंने 3 शब्दों में 3 लाइन में लिख दिया था। 3 फैक्ट मुझे पता था, 3 लाइन में लिख दिया, जबकि लाइनें कितनी आती है, 15 के आसपास लाइनें आती है, मैंने 3 लाइन में लिख दिया, नंबर मिला 1। मैंने एक टॉपर की कॉपी देखी थी, उसका पूरा 15 लाइनें भरी हुई थी। उस 15 लाइन में मैंने देखा उनको भी वो 3 फैक्ट ही पता थे, उनको भी वही 3 फैक्ट पता थे, उनको बस एलोबरेट करके उन्होंने लिख दिया। पूरा सवाल देखा तो उसमें 3 लाइनों को, वो 3 वर्ड्स को ही घुमा फिरा के बहुत अच्छे से उसको लिख दिया, नंबर मिला उसमें 7। ये लिखने का तरीका, वही 3 फैक्ट ही काम आ रहे हैं। आपको किसी सवाल के 3 से 4 फैक्ट भी पता है तो भी हम कैसे 10 नंबर के सवाल कर सकते हैं, वो राइटिंग स्किल है, वो राइटिंग स्किल। ये स्किल मैंने इस बार सीख ली थी, ये स्किल इस बार मेरे पास थी कि अगर किसी के पास 3-4 फैक्ट भी हैं तो भी वो कैसे करना है हमें, अगर आपको 1-2 फैक्ट का भी आइडिया है ना तो सवाल बन सकता है, सवाल का आंसर। क्योंकि मेंस पढ़ते पढ़ते आप इतना सारा पढ़ लोगे कि उससे जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ें आपको नॉलेज होगी। ठीक है, बहुत रेयर केस होता है, क्योंकि इतना जब पढ़ोगे तो बहुत रेयर केस होगा, क्योंकि सिलेबस का ये ध्यान रखना, जब मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस का कोई ऐसा एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए जिस पर आपने पढ़ा नहीं हो, कि पढ़ा नहीं हो। अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो आपको 1-2 पॉइंट भी याद आ रहे होंगे तो उसको आप लिख पाएंगे। कई बार कुछ फैक्चुअल सवाल आ जाते हैं, उनकी बात अलग है, फैक्चुअल सवाल आ गया और आप लिख नहीं पा रहे, क्योंकि आरएस मेंस में 10 नंबर के सवाल में भी ऐसा हो सकता है कि पूरा प्योर फैक्चुअल सवाल हो, उसमें तो फैक्ट याद होंगे तो ही लिख पाएंगे, बाकी नहीं लिख पाएंगे, है ना। ऐसे 2018 में 1-2 सवाल ऐसे आए थे 10-10 नंबर के जो प्योर फैक्चुअल थे, तो प्योर फैक्चुअल में थोड़ी सी समस्या आती है, बाकी 3-4 फैक्ट से भी आप पूरा 10 नंबर का आंसर अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छा नंबर आपको दिलाए जा सकते हैं। ठीक है, ये केंद्र राज्य संबंध 2018 में इससे संबंधित सवाल आया था, 2016 में भी यहाँ सवाल आया था। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, इस बार इन दोनों को टॉपिक को साथ में लेते हुए एक तरह से एक सवाल पूछा गया हमारे जो चीफ जस्टिस थे पहले, उनको लेकर। ठीक है, संस्थात्मक ढांचा में भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक, ये संस्थात्मक ढांचा जो भी भारत की ये संस्था है उनमें आ रहा है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, पिछली बार सवाल पूछा गया इससे, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यहां से देखो, यहां से हर बार देखो लगभग 2 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, इनमें से कोई में 1-2 नंबर का सवाल, यहां से भी 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर तक का सवाल भी पूछा जा सकता है। यहां से लगभग, यहां से भी देखो 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का, तीनों, हर बिंदु से सवाल पूछा जा रहा है हर बार, ऐसा कोई बिंदु छूट नहीं रहा कि यहां से सवाल नहीं पूछा गया है, हर बिंदु से कोई ना कोई टॉपिक से सवाल जरूर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये आता है राजनीतिक गत्यात्मकता, यहां से भी 5 नंबर के सवाल की संभावना रहती है, हर बार 5 नंबर का, और कभी कभी 10 नंबर का बड़ा सवाल भी पूछा गया है यहां से। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, ये पॉलिटी से जो हम बेसिक पॉलिटी हमेशा पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा हटकर है जो आरएस में इसमें जोड़ा गया। वर्ग, नृजातीयता। ठीक है, नृजातीयता क्या होती है, नहीं पता नृजातीयता? ट्राइब्स नहीं कह सकते हैं इसको, अलग अलग नस्ल कह सकते हैं एक तरह से। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग उत्तर भारत के लोगों से थोड़ा अलग दिखते हैं, है ना, उसको हम नृजातीयता बोलते हैं।
हमारे द्रविड़ी लोग अलग हैं और उत्तर भारत के लोग अलग हैं, है ना, ये नर जातीयता कहलाती है। ये भी एक हमारे मेंस में एक टॉपिक आता है, ये राष्ट्रीय एकता को जोड़कर टॉपिक है, ये सारा सारा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखंडता से जुड़ता है ये टॉपिक। भाषा और लिंग की भूमिका, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार से भी लगभग सवाल आते हैं। मतदान व्यवहार इंपॉर्टेंट है। नागरिक समाज, राजनीतिक आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, सामाजिक राजनीतिक संघर्ष के संभावित क्षेत्र। ये हमारा मेंस का भी मैंने आधा सिलेबस आपके सामने लिया है, आधा सिलेबस ये रहा है। ये सारे पॉइंट होंगे, ये सारे के सारे इंडियन पॉलिटी, क्या है ये इंडियन पॉलिटी। यहाँ जो आगे आया है ये एक पॉइंट जो है राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित, ये एक पॉइंट। यहाँ से हर बार एक 5 नंबर का सवाल बन रहा है। 2016 में और 18 में तो एक ही सवाल लगातार 2 बार रिपीट हुआ है। 2016 में आया वही सवाल वापस 2018 में रिपीट भी हुआ था, राजस्थान की राजनीतिक जनांकी के बारे में, डेमोग्राफिक के बारे में। इस बार थोड़ा सा राजस्थान की दलीय, यहाँ पर इस दलीय प्रणाली और इससे ले सकते हैं। 5 नंबर का सवाल यहाँ से आया, 10 नंबर का सवाल यहाँ से आया। टोटल कितने नंबर के सवाल आए इस एक बिंदु से? 15 नंबर के सवाल आए थे मेंस में। इसके बाद यहाँ से विश्व राजनीति, जिसको हम IR कह सकते हैं, ये टॉपिक शुरू हो जाता है। ठीक है, IR वाला पोर्शन यहाँ से शुरू हो गया। तो वही है शीत युद्धोत्तर दौर, कोल्ड वार के बाद की स्थितियाँ जो भी है। यहाँ पर एक अलग टीचर पढ़ाएंगे, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अर्जुन जी नहीं पढ़ाएंगे। IR पूरा आपको एक अलग टीचर, मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरा IR में बहुत इंटरेस्ट है। सबसे ज़्यादा कोई अच्छा सब्जेक्ट मुझे लगता है IR लगता है, लेकिन मुझे ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपको अलग टीचर पढ़ाएंगे। IR का आपका अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, IR का अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सारे दुनिया में, क्योंकि IR ऐसा सब्जेक्ट है रोज आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे। IR भी पूरा का पूरा करंट से जुड़ा है। इसमें जो सवाल भी आते हैं, ट्रेडिशनल सवाल नॉर्मली नहीं पूछे जाते, सारे के सारे सवाल कैसे पूछे जाएंगे? करंट बेस्ड सवाल ही आएंगे। एक 10 नंबर का सवाल लगभग पक्का आता है इसमें से, एक 5 नंबर का सवाल पक्का रहेगा और एक 2 नंबर का सवाल भी पक्का रहता है। इस बार 2 सवाल जो थे, 2 या 3 सवाल थे जो 2-2 नंबर के पूछे गए। यहाँ से 2, 5 और 10 नंबर के सवाल तो पक्के, यानी 17 नंबर के सवाल तो यहाँ से पक्के आने हैं। 10 नंबर का सवाल ऐड कर लीजिए, एक एक्स्ट्रा, या फिर 5 का, या फिर एक 2 का, ये सवाल यहाँ से आ सकते हैं। IR बहुत इंपॉर्टेंट है। IR न्यूज़पेपर में एक पूरा पेज, देश विदेश वाला पेज आता है। राजस्थान पत्रिका कौन कौन पढ़ते हैं? दैनिक भास्कर, इन 2 के अलावा पढ़ने वाले जो हाथ खड़े हो, इन 2 के अलावा भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? इन 2 अखबारों के अलावा भी और कोई पढ़ते हैं? कोई दैनिक जागरण पढ़ता है यहाँ पे? हाथ खड़े करो जो दैनिक जागरण पढ़ता है। हिंदी के लिए एक अच्छा अखबार है दैनिक जागरण, राष्ट्रीय स्तर का अखबार है और बहुत न्यूज़ आती है। मतलब मेनली या तो राजस्थान पत्रिका पढ़ रहे हैं या फिर दैनिक भास्कर, यही पढ़ रहे हैं। यही एक बार पढ़ते हो क्या आप? कोई द हिंदू भी पढ़ता है यहाँ पे? द हिंदू पढ़ने वाला बहुत अच्छा अखबार है, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम कैसे पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और न्यूज़ भी मिल जाएगी। इसके लिए मैं कई बार मैंने अपने YouTube वीडियो में बता रखा है, एक आप लिख दीजिए। मैंने एक साइट बताई थी आप सबको, अगर किसी को पता हो तो। कौन सी? ये साइट आप नोट कर लीजिए और आज से ही इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। ये साइट लिख दीजिए आप, इससे बहुत कुछ फायदे मिलेंगे आपको, भी बताता हूँ। AFEIS.com, AFE लिखा है, IAS.com। इसका ऐप भी है, लेकिन ऐप यूज़ करने का जरूरत नहीं है, आप साइट से ही इसको करना। इसकी साइट रोजाना पढ़िए आप, रोजाना आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। करंट के इशू, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो एडिटोरियल्स आते हैं वो आपके लिए काम के हैं। राजस्थान पत्रिका में एक संपादकीय पेज आता है, वो संपादकीय पेज रोज कौन कौन पढ़ता है? एक बार हाथ खड़े करना। कोई बात नहीं, संपादकीय पेज कौन कौन पढ़ता है? एक बार हाथ खड़े कीजिए। क्या बात है, RS की तैयारी कर रहे हैं और कोई संपादकीय पेज नहीं पढ़ता है? 2 या 3 लोगों ने हाथ खड़े किए। एडिटोरियल्स नहीं पढ़ते आप लोग? एक बार वापस हाथ खड़े कीजिए जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एक बार सारे हाथ खड़े कीजिए। कुछ लोग न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल पे देख लेते हो खबरें। न्यूज़पेपर, अगर किसी को आप में से जिनको भी RS बनना है, न्यूज़पेपर पढ़ना अनिवार्य है। अच्छा, यहां जो बैठे हैं उनमें से किस किसको RS बनना, एक बार वो हाथ खड़े करना। कोई ऐसा है जो RS नहीं बनना फिर भी यहां बैठे हैं? जिसको नहीं बनना है बैठे, वो क्लास से बाहर जा सकता है, आपके लिए क्लास कोई काम की नहीं। नीचे कर दीजिए हाथ। मतलब RS सबको बनना है, पर सबको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है ना? ये तो गलत बात हो जाएगी। आज से ही जो नहीं पढ़ रहा है वो आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे।
दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में से मुझे राजस्थान पत्रिका ठीक लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। आपको वैसे ज़्यादा ठीक वो है, राजस्थान पत्रिका में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको ज़्यादा मिलेंगे एडिटोरियल्स में। न्यूज़पेपर आज से सबको पढ़ना शुरू करना है। क्लियर हो गई बात दिमाग में? कोई ऐसा है जिसके न्यूज़पेपर नहीं आता है घर पे? कोई ऐसा है? सबके आता है? सबके आता है। न्यूज़पेपर पढ़ना सबको शुरू करना है। अब जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिन्होंने हाथ खड़ा किया न्यूज़पेपर, उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जो संपादकीय रोजाना पढ़ते हैं, एडिटोरियल रोजाना पढ़ते हैं? जब पढ़ते हैं तब एडिटोरियल पढ़ते, बाकी कुछ नहीं पढ़ते हैं। 3 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। मतलब मुझे लगता है सारे ज़्यादातर फ्रेशर हैं यहाँ पे। नहीं, आप में से कई लोगों ने तो बताया कि मेंस एग्जाम दे चुके और आप एडिटोरियल नहीं पढ़ रहे हैं। ये कैसी बात हुई? आज से जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, न्यूज़पेपर में पता चला बाकी सब पढ़ लिया, एडिटोरियल नहीं पढ़े, कोई काम का नहीं है। बाकी न्यूज़ इतने काम की नहीं है ना? बाकी न्यूज़ काम की नहीं है। सारे जो एडिटोरियल आता है, संपादकीय पेज आता है, उसको पूरा पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ गई बात? ये आपकी RAS की तैयारी का हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम कितना ही पढ़ा लेंगे, लेकिन अगर एडिटोरियल क्लियर नहीं है तो आपकी आधी तैयारी वहीं से छूट गई। न्यूज़पेपर सभी को पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना है। न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने हैं, एक वापस बता देता हूं। दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में से आप दोनों में से कोई एक पढ़ते हैं तो दोनों में से राजस्थान पत्रिका ज्यादा बेटर है, RAS के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, ठीक है। दैनिक भास्कर में थोड़ी चटपटी है ना, वैसी खबरें ज्यादा आती हैं जो आपको मनोरंजन ज्यादा करेगी, मनोरंजक खबरें ज्यादा मिल जाएगी वहां पर। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान पत्रिका आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लग जाएगा। दैनिक भास्कर बहुत आम लोगों के लिए न्यूज़पेपर ज्यादा लेकर आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई और हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए तो दैनिक जागरण आपको मिल जाता है, बाहर कॉपी मिला, राजस्थान में मुश्किल है, राजस्थान में उसका एडिशन बहुत मुश्किल से आता है। आप उसको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, वहां से पढ़ लीजिए, नेट पे मिल जाता है, वहां से पढ़ लीजिए। दैनिक जागरण का भी संपादकीय 2 पेज आते हैं, वो पढ़ सकते हैं। अब वो मिलना थोड़ा मुश्किल है तो ये साइट आपके लिए बहुत काम आएगी, AFEIS.com। इसमें रोजाना 7 से 8 अखबार के केवल एडिटोरियल आते हैं। क्या आते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूज़पेपर में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल एडिटोरियल यहां पर 7 से 8 न्यूज़पेपर के आपको मिल जाएंगे। 4 हिंदी के होंगे और 4 लगभग इंग्लिश के होंगे। इंग्लिश वाला भी पढ़ना है आपको, रोजाना एक एडिटोरियल इंग्लिश वाला भी पढ़ना है। अब आप पढ़ोगे, एक तो कईयों के तो ऐसा हो सकता है पढ़ने में भी दिक्कत आए, और कईयों के ऐसा आएगा पढ़ रहे हैं समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा हो सकता है, तो भी पढ़ना है। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी पढ़ना है। इसमें एक बहुत अच्छा आपके गूगल का फंक्शन मिल जाएगा। जब आप इंग्लिश का पढ़ रहे होंगे, देखना इसको आप 6 महीने पढ़कर देख लेना, आपके सारे कंसेप्ट धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे, आपके कंसेप्ट बहुत मजबूत बन जाएंगे, आपकी लेखन शैली में निखार आ जाएगा, आप बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना शुरू कर देंगे। 6 महीने में बहुत कुछ चेंजेस आ जाएगा इस एक साइड को फॉलो करने से। इंग्लिश का जब आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो यहां पर क्या होगा, आपको बस वोकेब कमजोर होगी, ग्रामर तो समझ में आ जाती है ऑटोमेटिक कि भाई इसके लाइन का अर्थ क्या निकल रहा होगा। वोकेब थोड़ी कमजोर है, कई वर्ड्स ऐसा आ जाएगा, वोकेब का मतलब कई शब्द ऐसे आएंगे जिनका अर्थ आपको नहीं पता है। इसमें गूगल का एक अच्छा फंक्शन है, जब साइट से पढ़ेंगे जो भी वर्ड का अर्थ आपको नहीं आ रहा है वहां पर क्लिक करना, जैसे ही आप क्लिक करेंगे गूगल उसका एक अर्थ निकाल देगा हिंदी में। इससे होगा क्या, 5-6 महीने पढ़ते पढ़ते आपकी वोकेब बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आप बिना गूगल की सहायता के पूरा इंग्लिश आपको आ जाएगा। इंग्लिश भी मजबूत, मैंने इंग्लिश मजबूत करने के लिए इसको पढ़ा था और इंग्लिश अच्छी हुई थी मेरी। इससे आप इंग्लिश भी अच्छी कर पाएंगे, अपनी जीके भी अच्छी कर पाएंगे, RAS की तैयारी भी मजबूत कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लास खत्म होने के बाद ट्राई करना, इंग्लिश का एडिटोरियल निकालना, कोई वर्ड जिसका मीनिंग नहीं आया उस पर क्लिक करना, नीचे उसका हिंदी अनुवाद बता देगा, आपको पूरी लाइन समझ में आएगी। नॉर्मली होता है कि पूरी लाइन लिखी हुई है, उसमें से एक वर्ड ही ऐसा होता है, केवल एक वर्ड ही ऐसा होता है जिसका अर्थ नहीं आ रहा, तो इस वजह से पूरी लाइन समझ में नहीं आती, लेकिन वो अर्थ समझ में आते पूरी लाइन भी समझ में आ जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी ग्रामेटिकल पोर्शन ऑटोमेटिक मजबूत होता है, ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप रेगुलर इंग्लिश पढ़ते रहे तो ग्रामर ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लग जाती है। तो ये आपकी, इससे आपकी ग्रामर भी मजबूत हो जाएगी, वोकेब भी मजबूत हो जाएगी। जब आप इंग्लिश में आप पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, एलिब्रेशन लिखेंगे, वहां पर लेटर भी लिखेंगे, ये बहुत काम आने वाली चीज है ना। ऐसे आप यहां पर कर लेंगे, हिंदी का निबंध लिखने में भी काम आएगा, इंग्लिश का ऐसे लिखने में भी काम आएगा। हिंदी में आपके फैक्ट्स को मजबूत करेगी, आपका IR पूरा का पूरा करंट पे डिपेंड करता है, पॉलिटी का कुछ हिस्सा करंट पर डिपेंड करता है, इकोनॉमिक्स पूरा पूरा किस पर डिपेंड करता है, आपके करंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। प्री एग्जाम में बहुत सारे सवाल करंट से आते हैं। जब आपके ये कंसेप्ट क्लियर होंगे, सिर्फ एक साइट आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर सकती है। इसमें क्या क्या आता है वो बता देता हूं, जो काम की चीजें हैं। एक तो डेली न्यूज़पेपर आएंगे वो पढ़ना, और इसमें एक करंट इश्यूज का करंट कंटेंट नाम से एक और सेक्शन आएगा, वो 2 बहुत काम के आएंगे। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी हैं,
आईएएस की तैयारी भी करवाते हैं वो, उनकी ये साइट है, उनके लेक्चर भी आते हैं। लेक्चर नहीं सुनोगे तो भी काम चल जाएगा, वो लेक्चर को छोटे से टॉपिक को बहुत लंबा खींचकर बताता है, आपको लगे यार 10 मिनट बर्बाद हो गई, एक छोटी सी चीज़ ही बताई। मुझे ऐसा महसूस हुआ। आपको अच्छा लगे तो आप सुन सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो उन 2 पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। 2 पॉइंट रोजाना फॉलो करना शुरू कर दे। वो 2 पॉइंट वो सारे न्यूज़पेपर से कंटेंट उठाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जो आप 10 महीनों की मेहनत करेंगे वो आपको 10 दिन में सिखा सकते हैं। ये वाली चीज़ें जो चीज़ें हैं ना, ये शुरू करनी पड़ेगी, इसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। न्यूज़पेपर अगर कोई नहीं पढ़ रहा तो आरएस के लिए आप ये बैच भी बेकार है आपका। न्यूज़पेपर आज से ही पढ़ना शुरू करो, ये साइट्स जो है ये फॉलो करना शुरू करो, ठीक है। चलो हम इसको फटाफट एक बार कर लेते हैं। ये पूरा का पूरा, ये आईआर पूरा का पूरा आपका इस एक साइट से सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी 2-3 चीज़ें मैं बाद में इस पर डिस्कस करूंगा जो आईआर को बहुत मजबूत कर सकता है आपको, मैं बाद में इसको अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये साइट तो आपको इस आईआर पोर्शन को, इकोनॉमी पोर्शन को भी बहुत मजबूत बना देगी। आप आंसर बहुत 10-10 नंबर के सवाल के आंसर बिना आपके सिलेबस के पॉइंट को कई बुक से पढ़े हुए, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ के हुए पूरा अच्छा कर सकते हैं। तो शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के बाद में जो विश्व व्यवस्था बनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व और इसका प्रतिरोध, संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठन यानी संगठन के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की गत्यात्मकता, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, पर्यावरणीय मुद्दे, आजकल सवाल पूछा जा रहा है लगभग पर्यावरणीय मुद्दों से। भारत की विदेश नीति के बारे में ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। उसका उद्विकास कैसे हुआ, निर्धारित तत्व क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ, पड़ोसी देशों के साथ संबंध। 2013 में तो क्या 20-20 नंबर के सवाल आते थे, पूरा सवाल पूछा गया इससे, पड़ोसी देशों से 20 नंबर का सवाल। संयुक्त राष्ट्र, गुट निरपेक्ष आंदोलन, ब्रिक्स, G20, इस बार G20 से एक सवाल आया था, 2 नंबर का एक सवाल था, है ना। लगभग हर पॉइंट से सवाल पूछे जाएंगे, 2 नंबर का, 5 नंबर का, 10 नंबर का सवाल आएगा। एक भारत की विदेश नीति के जो निर्धारक तत्व है, इस बार एक सवाल आया था, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। वो एक तरह से भारत की विदेश नीति का हिस्सा है ना, निर्धारक तत्व में एक हिस्सा आएगा, हम पढ़ेंगे इसको भी। वो निर्धारक तत्व कैसे है भारत की विदेश नीति का, आपको अगर उसको देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा वो टॉपिक कौन सा है जैसे सवाल पूछा है। ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना। इससे भारत अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है। 2 पावर पढ़ी हो क्या आपने, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, है ना। अमेरिका अधिकांश हार्ड पावर का यूज करता है, भारत की जो पॉलिसी है वो सॉफ्ट पावर को लेकर है। तो ये भारत की सॉफ्ट पावर पॉलिसी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसने भारत ने आईएसए का निर्माण किया था, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था भारत ने। उसके तहत हमने ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड से जोड़ने का, ठीक है। उसके बारे में से 10 नंबर का सवाल आया था। ये देखा जाए तो इस पॉइंट से पूछा गया था वो सवाल, 10 नंबर का। G77 सार्क के बारे में भी 2013 में एक सवाल आया था, 20 नंबर का शायद वो सवाल था, या 10 नंबर का 2016 में आया था। ये सार्क वाला सवाल पूछा गया था। इसके अलावा ये दक्षिण एशिया वाला हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, सुदूर पूर्व में भू राजनीतिक रणनीतिक मुद्दे, यानी कि ये एशिया से जुड़ा हुआ एक पूरा पॉइंट अलग दिया है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं एक पॉइंट से। और उसके बाद क्या आ गया, ये करंट अफेयर्स वाला सारी चीज़ आई, जिसमें राजस्थान का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीनों का तीनों शामिल है। सिलेबस क्लियर हो गया। सिलेबस में मैं जो आपको पढ़ाऊंगा, ये पूरा का पूरा जो इंडियन पॉलिटी वाला पोर्शन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपको अलग टीचर पढ़ाएंगे, राजस्थान वाला भी मैं ही पढ़ाऊंगा। ये वाला जो है राजस्थान वाला, ये टॉपिक अभी भी ऐसा है जैसे लगातार 2 बार रिपीट हुआ, दलीय प्रणाली। ये जनांकिकी वाला, राजनीतिक जनांकिकी वाला जो है, लगातार 2 बार में 2 सवाल, सेम सवाल पूछा गया, थोड़ा सा सवाल को घुमाकर 2 बार पूछा गया। इस बार थोड़ा सा सवाल अलग आया, पर यहाँ से फिक्स है 5 नंबर का सवाल, यहाँ से फिक्स आता है। पंचायती राज से 5 या 10 नंबर का एक सवाल यहाँ पूछा जाएगा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये अच्छे नंबर दिला सकता है ना। बाकी आईआर आपको एक अलग टीचर पढ़ा देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक, ये जो मैंने लिखा है ये पब एड का हिस्सा है, ना कि पॉलिटी का हिस्सा है। ये लोक प्रशासन का है, लेकिन राजस्थान की जो पॉलिटी हमने प्री में देखी थी वो कहाँ पर दे दी, यहाँ पे मेंस में पब एड में दे दी। तो राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक संस्कृति, राज्यपाल हमने पढ़ा था प्री के सिलेबस में, वो अब मेंस में पॉलिटी का हिस्सा नहीं, किसका हिस्सा है, पब एड का हिस्सा है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य सचिवालय, निदेशालय, मुख्य सचिव। जब आप प्री में अच्छा पढ़ लेंगे, इसको प्री में अच्छा पढ़ लेंगे, मैंने आपको बताया था लोक प्रशासन का शुरुआती जो पोर्शन है वो सैद्धांतिक है, वहां थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। अगर आपने पब एड पहले से नहीं पढ़ी है, वो रटना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। लेकिन ये वाला पूरा हिस्सा पॉलिटी का आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और यहाँ से बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, 10-10 नंबर के सवाल भी आएंगे। जिला प्रशासन, संगठन, जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उनकी भूमिका, उपखंड तहसील प्रशासन, विकास प्रशासन के बारे में भी सवाल आता है, लगातार आ रहा है। और ये वापस जो भी सारी की सारी संस्थाएं, ये कौन सा हिस्सा है, पब एड का हिस्सा है, जो आपको पब एड में पढ़ने को मिलेगा। ये पूरा हिस्सा आप जब प्री में पॉलिटी में पढ़ लेंगे तो आपके मेंस में बहुत आसान हो जाएगा। अब हम थोड़े से सवालों पे डिस्कस कर लेते हैं। सवाल मैंने यहाँ पर केवल और केवल मेंस के लिखे, अभी मैंने प्री के नहीं लिखे।
प्री के अलग से डिस्कशन करेंगे। और आज मैं आपको लिखना भी नहीं सिखा रहा हूँ, केवल सवाल बता रहा हूँ मैं आपको। सिलेबस है क्या किसी के पास? अगली बार इस किताब का नया एडिशन निकालेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, पहले एक सिलेबस भी ऐड कर देंगे दोनों, है ना। ये हमने बहुत जल्दबाजी में निकाली, 3 दिन पहले डिसीजन लिया कि ये किताब सबको दे दी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए 3 दिन में ये किताब निकाली थी, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा इसमें एडिशन नहीं किया। अगली बार जब देंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपको अलग से प्रोवाइड करवा देंगे। देखो ये उद्देशिका सवाल कहाँ से आया? उद्देशिका में एक शब्द आता है बंधुता, ठीक है, फ्रेटर्निटी। भारत के संविधान में उल्लेखित बंधुता को स्पष्ट कीजिए। मेंस किस किसने दिया था? कोई है क्या जिसने मेंस लिखा है इस बार का 2021 का? सब नए हैं। बंधुता से यहां पर सवाल पूछा गया, भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित बंधुता को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। अभी मैं आपको लिखना नहीं बता रहा हूं, इसमें क्या आंसर वो भी नहीं बता रहा हूं। ये जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे आप ऑटोमेटिक लिखेंगे, जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे थोड़े दिन बाद आप खुद सारे के सारे आंसर्स लिख पाएंगे, है ना। मैं आपको जो बताऊंगा वो दूसरी तरह के आंसर्स लिखवाऊंगा, ये आंसर्स आपको खुद को लिखने हैं थोड़े दिन बाद, ठीक है। बहुत आसान सा 2 नंबर में, बहुत आसान सा। एक तो आपको ये बताना था लिखने का अप्रोच ये होगा, एक तो जो सवाल पूछा गया है वो कहाँ से लिया गया, किस संदर्भ से लिया गया, उस संदर्भ का उल्लेख कर दो और उसका अर्थ बता दो, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे इस सवाल में, ठीक है। ये वाला सवाल था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है। ये सवाल प्री में पूछा गया, प्री एग्जाम में जिसको ये सवाल पता, भूमिका क्या है सवाल पूछा गया है वो प्री में, और सवाल ये था कि ये किसकी भूमिका है। सवाल में भूमिका लिख दी गई और लिख दिया गया कि ये भूमिका किसकी, उत्तर क्या था, निर्वाचन आयोग। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि इसकी भूमिका क्या है, यानी जिसको वो सवाल पता था इसका उत्तर यहाँ पर आसानी से 2 नंबर में लिख सकते थे। ये वाला सवाल, आजाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था, केवल तथ्यों के साथ कथन का समर्थन या फिर विरोध कीजिए। या तो आपको समर्थन करना है या विरोध करना है, जो भी कर रहे हैं उसके आपको उसके समर्थन में पॉइंट्स लिखने हैं। तो चलो इसको सवाल कर नहीं रहे, बस इतना सा बता दो, आजाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र। ये तो फिक्स है, इसने तो पहले कह दिया कि राजनीतिक चरित्र का नहीं था, राष्ट्रीय चरित्र का था, है ना। आज का मंत्रिमंडल हो सकता है राजनीतिक आधार पर बने, लेकिन ये कहना चाह रहा कि वो जो पहला मंत्रिमंडल बना वो किस तरह के चरित्र का था, राष्ट्रीय। अब मुझे बताओ कि ये बात सही है या गलत है, आप इसके विरोध में है या समर्थन में है? हाँ, मतलब पहला जो मंत्रिमंडल बना था वो राजनीतिक चरित्र का नहीं था, वो राष्ट्रीय चरित्र पर आधारित था। आप इसके पक्ष में है कि विपक्ष में, समर्थन में है कि विरोध में? विरोध वाला कोई है क्या? एक बार हाथ खड़े करना कि मैं इसके विरोध में हूँ, वो भी राजनीतिक चरित्र का ही था, राष्ट्रीय चरित्र उसमें नहीं था। होगा तो वो थोड़ा बहुत था, बाकी राजनीतिक। कोई ऐसा हाथ खड़ा कर सकता है? कोई यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के विरोधी तो नहीं है? वो धीरे से हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ, कोई है जो ये कह रहा है, आप सब ये मान रहे हैं कि आप इसके समर्थन में कि राष्ट्रीय चरित्र का था? कोई एक बार हाथ खड़े करके बता सकता है कि मुझे उसके समर्थन में कोई पॉइंट बता सकते हैं तथ्यों के साथ, 1-2? कोई ऐसा है जो थोड़ा सा कोई हिम्मत दिखाए? हाँ, वो तो ठीक बात है, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र कैसे हुआ उसमें? ये राजनीतिक चरित्र नहीं था, राष्ट्रीय चरित्र। आप कैसे ये इस पॉइंट से मान लो, जैसे आपको ये पॉइंट आ रहा है इससे जुड़ा हुआ, आपने ये पॉइंट लिख दिया, आपके हिसाब से तो आपने पेज भरा लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इससे कनेक्ट नहीं कर रहा है ना। आपकी बात सही है लेकिन सवाल का उत्तर नहीं है। कोई और बता सकता है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे के सारे जो नेता आए थे वो स्वतंत्र भारत के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसका हिस्सा थे, है ना। राष्ट्रीय जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उनका हिस्सा थे। उन्होंने बलिदान दिया था, अपना त्याग किया था, बहुत सारी बार जेल गए थे, उसके बाद वो इसका हिस्सा बने। केवल राजनीतिक नियुक्ति या चुनाव लड़कर वहाँ पर नहीं आए थे, वो सारे के सारे नेशनल मूवमेंट का हिस्सा थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर ये आपने एक पॉइंट को भी एलिब्रेट करके लिख दिया तो आप यहाँ पर लिख सकते थे। उस समय आप देखोगे सारे के सारे वास्तव में जननायक थे, सारे के सारे वास्तव में जननायक थे, है ना। तो ये वाली चीज़ें बस आपको 2-3 पॉइंट्स लिखने और 2-3 पॉइंट के साथ आपको प्रूफ करने थे। कोई भी यहाँ पर जो बना था वो धर्म, जाति, क्षेत्र उसके आधार पर नहीं बना था, ठीक है ना। कि भाई आज जो मतलब मंत्रिमंडल बना रहे तो वहाँ पर जातीय समीकरण भी देखा जाता है, धार्मिक समीकरण भी देखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरण भी देखा जाएगा। वहाँ पर जो लोग बने थे वो उस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे थे, भाई आपकी जाति क्या है या फिर आपका धर्म क्या है या फिर आपकी क्षेत्र से आते हैं या फिर आपके पास कितना वोट % है, उसके आधार पर ये मंत्रिमंडल नहीं बना था। इस तरह से हम 2-4 पॉइंट्स देकर इसको समर्थन में हम बता सकते हैं कि ये हुआ है।
अगला सवाल देखो, ये भी 5 नंबर का सवाल है। ये जो 5 नंबर का सवाल है, मुख्य न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि न्यायिक समीक्षा, कहां से जुड़ा हुआ सवाल है? न्यायिक समीक्षा को न्यायिक, आपको सवाल दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूं, न्यायिक अतिरेक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। ये उन्होंने एक कथन बोला होगा, किस सभा में बोला होगा मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है कि किस जगह पर बोला था, उसका अगर मेंशन कर देते हैं तो हो सकता है ये आपका आधा नंबर 1 नंबर बढ़ा सकता है। जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कर देते हैं तो ये एग्जामिनर के माइंड में अच्छा है कि आपको यहां तक भी पता है। वो कैसे पता चलेगा आपको? जब न्यूज़पेपर में ये खबर आएगी तो इस पर बहुत सारा डिस्कशन हुआ होगा, इसलिए ये सवाल पूछा गया है। जब आप करंट इश्यूज पढ़ेंगे तब ये सवाल, एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, एफआईआई में पढ़ेंगे तो इस पर खूब डिस्कस हुआ होगा, इसलिए ये यहाँ से सवाल भी पूछ लिया गया। अगर आपको संदर्भ पता होगा तो इसके नंबर बढ़ा सकते हैं आपको। न्यायिक समीक्षा को न्यायिक अतिरेक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है भारत में। सरकार ऐसा कई बार करती है, दोनों में टकरार। जैसे ही कोर्ट रिव्यू करने लगता है किसी भी कानून का, पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध करने लगती है, भाई कोर्ट को क्या हक है, हमने कानून बना दिया। ये न्यायिक समीक्षा नहीं है, ये जो जुडिशियल ओवर रीच है, मतलब आप अपने अतिक्रमण कर रहे हैं, आपकी जो पावर्स है उसका अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसा सरकार कहने लगती है। तो जस्टिस रमन्ना ने उसके विरोध में ये कथन कहा था। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर पूछा गया। 5 नंबर का सवाल था। इसके अलावा देखो यहाँ पर, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में प्रथम विधानसभा चुनाव की मुख्य विशेषता, पहला जो चुनाव हुआ था उसकी यहाँ पर कुछ विशेषताएं पूछ रही है। यह यहाँ पर सवाल कहाँ से आ रहा है? राजस्थान की पॉलिटी से जो हमने पढ़ा था वहां से ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर एक सवाल 5 नंबर में पूछ लिया गया जुडिशियल रिव्यू का। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू से न्यायिक पुनरावलोकन बोलो, न्यायिक पुनर्विलोकन बोलो, न्यायिक समीक्षा बोलो, एक ही शब्द है। न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषताओं और उद विकास का, यानी सिर्फ एक टॉपिक से कितने नंबर का सवाल आ गया? अगर आपका न्यायिक समीक्षा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और इसके पास में आपको 8, 10, 20 ऐसे उदाहरण दूंगा कि जहां पर न्यायिक समीक्षा हुई है, सरकार के कानून बदले गए हैं, उसके वापस उसका विरोध कैसे हुआ, इस तरह के हम बहुत सारे उदाहरण, मैं आपको लेटेस्ट उदाहरण भी इसको बताकर समझाऊंगा। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि खबरों में सबसे ज्यादा रहता है जब न्यायपालिका भी बहुत पावरफुल होती है और जब सरकार भी बहुत पावरफुल। आप देखेंगे 2014 से पहले, ठीक है, 2014 से पहले 1991 और उसके बाद 2014, उसके पहले जो भी सरकारें थी गठबंधन सरकारें थी। कैसी सरकारें थी? और गठबंधन सरकारें नॉर्मली कमजोर होती है, गठबंधन पर आधारित होते। गठबंधन सरकारों को सामान्य भाषा में कहते हैं लंगड़ी सरकार। क्या बोलते हैं? लंगड़ी सरकार, जो बैसाखी के सहारे चल रही है। कैसे चल रही है? बैसाखी हटी और सरकार गिर गई। तो बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार, लंगड़ी सरकार, सामान्यतः कमजोर सरकार। जब सरकार कमजोर होती है उस समय न्यायपालिका बहुत मजबूत हो जाती है। और इसका उल्टा भी, जैसे ही सरकार बहुत मजबूत होने लगती है, आप देखते हैं जब सरकार धीरे धीरे, सरकार इतनी पावर होती है तो बाकी संस्थाएं धीरे धीरे उस पर प्रेशर आता है, वो कमजोर होने लगती है। आप रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, जो विपक्षी पार्टी उनका विरोध देखते होंगे कि सरकार इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। सरकार का बहुत ज्यादा, लोग न्यायपालिका पे भी आरोप लगा देते हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका भी सरकार के प्रेशर में काम कर रही है। प्रेशर में ये होता है कि जब सरकार पावरफुल होती है ना तो इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो पहले अब तक क्या हो रहा था कि गठबंधन सरकारें थी, गठबंधन सरकारें जब थी तो न्यायपालिका धीरे धीरे क्या हो गई, बहुत पावरफुल हो गई। और जैसे ही 2014 में क्या हुआ कि सरकार आई, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई, सरकार भी बहुत पावरफुल थी। तो होना क्या था, दोनों में टकराहट फिक्स थी। 2018 में इसके बारे में सवाल आया था, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारे के सारे उसी के बाद से एकदम से चर्चा में आए कि दोनों ही पावरफुल संस्था हो गई। न्यायपालिका ने अपना आपको बहुत मजबूत कर लिया था इन पिछले 20 सालों में, और अब सरकार भी मजबूत आ गई। सरकार कुछ कानून बनाती, न्यायिक पुनरावलोकन का उपयोग करके उसके कानून को रोक देते हैं, है ना। यहाँ पर सरकार जैसे आई, एक एनजेएसी का निर्माण किया। सरकार का, मोदी सरकार बहुत पावरफुल सरकार है ना। वैसे भारत सरकार पर हम लेमैन शब्दों में क्या बोलते हैं, मोदी सरकार, क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई थी, बहुत पावरफुल था। पहला ही संविधान संशोधन किया था एनजेएसी का, 99वां संविधान संशोधन। इसके बारे में प्री में सवाल भी आया था, 99वां संविधान संशोधन था, पहला ही संविधान संशोधन था। थोड़ा बहुत चला भी था, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। सरकार के और न्यायपालिका के बाद में, उसके बाद से लड़ाई चली रही है। कभी वो इनका टांग खींचता है, कभी ये इनके टांग खींचते हैं, कभी ये इनको गिराते हैं, कभी ये इनको गिराते हैं। पहला ही संशोधन रद्द कर दिया। पहले जब सरकारें मजबूत होती थी शुरुआत के टाइम में, न्यायपालिका इतनी पावरफुल नहीं थी, बीच में न्यायपालिका बहुत पावरफुल हो गई। अब दोनों के बीच में टकराहट चल रही है, ठीक है। तो यहां पर ये न्यायिक पुनरावलोकन उसी से जुड़ा है। अभी पहले सवाल का जवाब कुछ कुछ इस बातों में आ जाएगा। न्यायिक अतिरेक, जस्टिस रमन्ना अपना बचाव कर रहे हैं, भाई हम न्यायिक समीक्षा करते हैं, इसका मतलब हम संविधान का ही पालन कर रहे हैं, हम अपना अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं।
उनका कथन ये था, सरकार बार बार जो आलोचना करती है उनकी, भाई आप अपना सीमा लांघ रहे हैं, तो वो बता रहे कि मैं अपनी सीमा नहीं लांघ रहा हूँ, मैं किसका काम कर रहा हूँ, संविधान का संरक्षण का काम उनको दिया, वही काम वो कर रहे हैं। ठीक है, उससे जुड़ा हुआ ये सवाल है। 15 नंबर के टोटल सवाल आ गए। इसके अलावा देखो योजना आयोग, जो भी सीधा सीधा सिलेबस में अब नहीं लिखा हुआ है, फिर भी जब नीति आयोग की चर्चा होगी तो योजना आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। योजना आयोग और नीति आयोग की कार्यप्रणाली में अंतर लिखना था और उसको किससे जोड़ना था, भारतीय संघवाद से जोड़ना था। दोनों अलग अलग टॉपिक है लेकिन दोनों को जोड़ दिया गया क्योंकि नीति आयोग सीधे सीधे उस पर, ये 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, यहाँ से 10 नंबर का सवाल, ये 10 नंबर का सवाल आया था और ये भी 10 नंबर का सवाल है। इसके बाद यहाँ पर एक 10 नंबर का सवाल किससे आया, पंचायती राज से। राजस्थान में ग्राम सभा की प्रभावी कार्य प्रणाली कैसे हो, उसके लिए सुझाव दीजिए। जब इस तरह के सवाल आए 10 नंबर के, सुझाव मांगते हैं ना, कोशिश क्या करनी है, अपने को 10 से ज़्यादा 10 सुझाव तो कम से कम लिख देने हैं। 10 सुझाव लिख देंगे तो कम से कम आपको 6-7 नंबर तक मिल सकते हैं। इस तरह के सवाल लिखते हुए आपको दर्शाना है। देखो एक छोटा सा तरीका है, जब आपके पास पॉइंट ज़्यादा हो तो ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधे गिनती दिखेगी कितने हैं। जब पॉइंट्स कम हो तो स्टार बना के लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, अब 4 पॉइंट भी लिखते हो तो एक तो नजर नहीं पड़ती, ऐसा लगता है 10 नंबर के सवाल 4 ही पॉइंट लिखे हैं क्योंकि 4 सीधा दिखता है। लेकिन जब ऐसे बना के लिखे हैं तो लगता है कि काफ़ी मैटर लिखा हुआ है, पॉइंट नहीं दिखना चाहिए। जब पॉइंट ज़्यादा हो तो उसको संख्या में लिखना है और जब पॉइंट कम हो तो स्टार बना के लिख सकते हैं, कोई एरो बनाकर लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक छोटा सा बस ट्रिक होती है, जो ट्रिक भी कई बार काम करती है ना। ऐसा जरूरी नहीं हर बार काम करे, लेकिन अधिकांश जगह पर ये काम करती है। ज़्यादा पॉइंट हो तो आप पॉइंट दिखाई कि मैं ज़्यादा पॉइंट लिख रहा हूँ, जब कम पॉइंट है तो पॉइंट को दिखाना नहीं कि मैंने 4 पॉइंट लिखा। अब 10 नंबर का सवाल है, आपने सिर्फ 4 सुझाव दिए तो एग्जामिनर को क्या लगेगा, 4 सुझाव दिए 4 के, वो 4 नंबर दे देगा, 3 नंबर दे देगा। लेकिन अगर आपने 10 सुझाव लिखे तो उसने को भी लगा कि 10 नंबर के सवाल में 10 सुझाव लिखे, कितने नंबर देने चाहिए, वो 6 या 7 नंबर आपको दे सकता है, 8 नंबर भी आपको दे सकता है। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको यूज करनी है। ये सारे सवाल मैंने आईआर के लिए, पॉलिटिक्स जुड़े हुए नहीं है, लेकिन कौन कौन से सवाल आए, अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, करंट पॉलिटिक्स से जुड़ा, करंट आईआर से जुड़ा हुआ था। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में पता है किसी को, क्या था अब्राहम, समझौता हुआ था ना, जिसको अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया। इजराइल के और अरब कंट्रीज है, बहुत बढ़िया, इजराइल और अरब कंट्रीज, इनके बीच में संबंध कई सालों से अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब संबंध अच्छे हो रहे हैं। यूएई जो एक बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल देश माना जाता है, जिसमें दुबई भी आता है ना, उसने इजराइल के साथ संबंध अच्छे कर लिए, समझौता कर लिया। ठीक है, उसके बारे में देखो वो खबरों में चल रहा था, सवाल पूछ लिया। थर्ड के बारे में किसी को पता है, थर्ड क्या है, 2 नंबर का सवाल आया, थर्ड क्या है। ठीक है, व्हाट इज थर्ड, किसी को पता है, नहीं पता। S-400 के बारे में पता है क्या, S-400 किसी ने पढ़ रखा है, S-400 क्या है, मिसाइल है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। मतलब कोई मिसाइल आ रही तो उसको खत्म करने का सिस्टम है, मिसाइल को खत्म करने का एंटी मिसाइल सिस्टम एक तरह से। वो रसिया का है, किसका है, इसका अमेरिका, मतलब अमेरिका ने भी इस तरह का एक वर्जन बनाया, उसका नाम क्या है, थर्ड नाम दिया। ये शॉर्ट वर्जन है एक तरह से। अमेरिका का काफी प्रेशर था कि आप रसिया से S-400 मत खरीदो, हमसे खरीदो थर्ड, है ना। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल अगर सिस्टम चाहिए तो रसिया से लेने की जरूरत है, हमारे और आपके संबंध है, जब मेरे साथ दोस्ती कर रहे हो तो उधर क्यों जा रहे हो, है ना। तो S-400 का विकल्प के तौर पर अमेरिका ये पूरे दुनिया को, पर भारत ने कौन सा प्रीफर किया, हमारा परंपरागत तरीके से सारा हथियार का जो सिस्टम हम रसिया से ही ले रहे थे, तो भारत ने थर्ड को कैंसिल करते हुए, इसके बाद से थोड़ा सा अमेरिका के संबंधों में ये खटास भी आई है। ट्रंप के टाइम तो काफी यही आईआर है, यही है ना, कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, संबंध बदलते रहते हैं। तो भारत ने S-400 करा था, ये अमेरिकन वर्जन है। ठीक है, इसके बाद आया था G20 रोम शिखर सम्मेलन, ये क्योंकि उस समय लेटेस्ट हुआ था तो उसके बारे में ये सवाल, जो तीनों के तीनों सवाल किससे जुड़े हुए हैं, करंट इशू से जुड़े हुए हैं, है ना, करंट से ही आता है। और ये जो इसके बाद 6 नंबर का ये हो गया और 10 नंबर का ये सवाल आया था, एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड की अवधारणा को स्पष्ट करें। ठीक है, ये 10 नंबर का आपका यहाँ पर सवाल हो गया। ये आसान सा सवाल था, जो थोड़ा सा न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ता है, एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ता है, अवधारणा में लिखना भाई ये क्या है, ISA के बारे में लिखना और इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, और ये अगर आपने इतना लिख लिया तो 10 नंबर में से आराम से 5-6 नंबर, मतलब ये सवाल ऐसा था जो कि कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं पूछा गया, बहुत डीप लेवल का सवाल नहीं पूछा गया, ऊपर का सवाल पूछा गया और इसमें आप अच्छे नंबर ला सकते थे। इस बार का पेपर जिन्होंने भी दिया, मतलब जिन्होंने पहले हमारे साथी जो जिन्होंने मेंस का, उनका यह था कि पेपर बहुत आसान आया था। आप में से किसी लोगों ने दिया नहीं तो आपको पता नहीं होगा, बाकी लगभग सभी का यह था कि पेपर बहुत जल्दी हो गया, लेकिन पेपर इतना टफ पेपर नहीं था, एक आसान पेपर था जिसने लगभग सभी ने सभी सवाल किए हैं यहाँ पर, इस तरह का सवाल था। तो इजी लेवल के सवाल पूछे गए।
ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हो, लेकिन एक अच्छे लेवल का। IR ऐसा टॉपिक है जो आप सिर्फ न्यूज़पेपर करके भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल देखो, यहाँ पर 10-10 नंबर के 2 सवाल आ गए। क्वाड के बारे में भी सुन रखा होगा सबने। हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद और प्रशांत क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड की रणनीतिक भूमिका का विवेचन कीजिए। ये भी अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं, एडिटोरियल्स को फॉलो करते हैं, आपको कोई और अलग से बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसकी रणनीतिक भूमिका पूरी लिख सकते हैं। IR पूरा का पूरा जो हमने अभी देखा था यहाँ पर 20 और 6 26 नंबर का पूरा टॉपिक, 26 नंबर का टॉपिक सिर्फ किससे हो सकता है? न्यूज़पेपर पढ़ने से हो सकता है। तो आज से एक काम क्या करना है? डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, एडिटोरियल रोज पढ़ने हैं। मैंने जो साइट बताई क्या नाम था? AFIS.com, बहुत हेल्प करेगी। आज साइट समझ में नहीं आया, लेकिन 6 महीने बाद आप देखेंगे, 6 महीने जो इसको रेगुलर यहाँ पर फॉलो करेगा उसका नॉलेज का लेवल बाकी सबसे ज़्यादा होगा। अगर आप इंग्लिश के एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसको फॉलो करना शुरू करना है बस, और कुछ नहीं। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, समझ में इंग्लिश का हो सकता नहीं भी आए, हिंदी का भी समझ में नहीं आए, पर पढ़ते रहना, धीरे धीरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? मेरा बस आज शायद यहीं का था, इतना ही था। ये हमारा सिलेबस है। कल से हम प्रॉपर तरीके से यहाँ स्टार्ट कर लेंगे पॉलिटी का, ठीक है। मेरे ख्याल से हम जो सिलेबस शुरुआत कर रहे हैं उसके पहले जो भी ज़रूरी चीज़ें थी आपके माइंड सेट में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई कि हम आगे कैसे बढ़ना। क्लियर हो गया? आगे कैसे, ऐसा नहीं कि बस जो भी आ रहा है सबको हम ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। आपके माइंड सेट में क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ों में पढ़ा रहा हूँ वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। क्लियर है? मैंने अपने सिलेबस के बारे में तो डिस्कस कर लिया, बाकी सारी चीज़ें प्री के बारे में आपको बता दिया, मेंस के बारे में बता दिया, और जो सिलेबस हम पढ़ने वाले हैं उस सिलेबस को भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपका टू द पॉइंट वहाँ पर आपका जाना चाहिए कि अगर यहाँ से प्री का सवाल पूछेगा तो किस तरह का पूछा जा सकता है, मेंस का सवाल पूछेगा तो किस तरह से पूछा जा सकता है। हम इसका आंसर रखने की भी यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो कल से हम शुरुआत करते हैं। और एक बार फिर से जो भी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है, अभी आप जाते टाइम ही एडमिशन ले सकते हैं। सुबह आने के टाइम हो सकता है कि एक साथ बड़ा मुश्किल हो सभी के लिए। जाते टाइम आप भी फ्री है, हम भी फ्री हैं। सुबह कोई फ्री नहीं रहेगा, सबके सब क्लास में बैठेंगे। आप में से कोई ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ऑनलाइन कोर्स आपको ऐप में मिल जाएगा। जैसे अभी ये सारी की सारी क्लासें आपको लाइव मिल जाएगी। पहले जो क्लासें हो चुकी है वो सारी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास रहेगी, लाइव मिल जाएगी। कब तक मिल जाएगी? ये मेंस एग्जाम जब तक हो जाएगा तब तक आपके पास ये सारा का सारा रहेगा, ठीक है। मेंस एग्जाम जब हो जाएगा तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी। ये मेंस एग्जाम हो सकता है 2023 में, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक का रहेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको ये सारी की सारी वैलिडिटी। बाकी जो अगर आसपास के हैं ऑफलाइन आ सकते हैं, मैं आप सबको यही कहूँगा आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, ठीक है। 3 दिन का आपका डेमो हो चुका है, तो 3 दिन के डेमो में मेरे ख्याल से आपको लगभग सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ 2-3 चीज़ें। हमने फीस सबसे कम रखी होगी, लेकिन इस फीस कम रखने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या फिर क्वालिटी आपको कम मिलेगी। हमने पहली बार शुरुआत की है, इसलिए हमने फीस सबसे कम रखी है। यहाँ पर फीस कम रखने का मतलब ये नहीं कि आपको क्वालिटी में आप देखना बाकी दूसरों लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर करेंगे। यहाँ पर ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। आप अपने दोस्तों से पूछना जो कहीं और पढ़ रहे होंगे, उनसे कहीं ज़्यादा बेटर चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो इसके दिमाग में ये मत लाना कि फीस फीस हमने कम रखी है, स्पेशल कैटेगरीज को हमने डिस्काउंट भी दिया है, ठीक है। वो हम पहली बार, हो सकता है कि अगली बार जब नया बैच बने उसकी फीस उस पहले से ज़्यादा बढ़ जाए। ये फीस हमने सिर्फ इतनी सी रखी है कि हम लॉस में नहीं जाए। कम से कम जो सिस्टम यहाँ पर इतना बड़ा खर्चा लगा है वो लॉस में नहीं रहे, बस वो खर्चा निकलेगा। प्रॉफिट के बारे में हमने पहले बैच में सोचा नहीं, हम पहले बैच में सिर्फ रिजल्ट चाहते हैं। पहले बैच में मैक्सिमम जो लास्ट तक जुड़ा रहेगा और बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, फाइनल सिलेक्शन आप यहाँ पर लेकर जाएंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी ज़्यादा आ रहे हैं वो सब फाइनल सिलेक्शन के लिए आ रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन ही आपका टारगेट होगा, तो आप में से ही बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन भी लेकर जाएंगे, है ना। सारी चीज़ें हम लास्ट तक जो पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। बहुत सारे और भी हमारे अच्छे दोस्त आएंगे जो आपको यहाँ पर गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैं इंश्योर करता हूँ, बाकी सभी टीचर्स की भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि सारे के सारे टीचर आपको बेस्ट पढ़ाएंगे। आपको कोई टीचर ऐसा लगता है सिर्फ 1-2 के कहने से भी हाँ ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रही है, पर समझ में नहीं आ रहा है, वैसा नहीं। पूरी क्लास अगर एक मत होती कि ये टीचर अच्छा नहीं, हम टीचर को भी तुरंत चेंज कर देंगे, वो आपके ऊपर हो। ऐसा हो सकता है किसी टीचर का समझाने का तरीका आपको समझ में नहीं आए, ऐसा लगेगा तो भी हम उसको कर देंगे। बाकी आप अपना जो भी फीडबैक है, आप अपना फीडबैक भी लगातार हमें देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मिलती रहेगी। तो मेरी तरफ से बस यही इंश्योर करूंगा कि ये सारी की सारी चीज़ें हम जो दे रहे हैं वो बेटर परफेक्ट होगी, ठीक है। तो आप अपना डिसीजन आपको जो भी लेना है वो आप ले सकते हैं, चाहे ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करें चाहे ऑनलाइन, ठीक है। तो वापस कल मिलता है। कल से हमारी पहली क्लास पॉलिटी की शुरू हो जाएगी,
कल गुरुवार है, शुक्रवार से अर्जुन जी आएंगे, वो पढ़ेंगे। शुक्रवार शनिवार रविवार मैंने उनके लिए दे रखा है, गुरुवार तक का मेरा रहेगा। कल हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। वापस कल मिलते हैं, थैंक यू।